शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की। हम पीआईबी वाले हिस्से के साथ में पीआईबी की पहली न्यूज़ हम देखने वाले हैं जो कि साइंस से रिलेटेड है। यहाँ पर वैज्ञानिक लोगों ने कुछ नया तरीका इजाद किया है जिसकी मदद से जो सॉफ्ट कोलाइड्स है, ठीक है, सॉफ्ट कोलाइड्स है, जो भी मटेरियल है, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर पार्टिकल्स का हम पता लगा सकते हैं कि इस सॉफ्ट कोलाइड में कोई चीज़, कोई पार्टिकल मौजूद है कि नहीं है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने ऑप्टिकल ट्वीजर्स का इस्तेमाल किया था एंड कैन बी अप्लाइड इन टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। और इसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे? टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में, कि पार्टिकुलरली इस जगह में हमको यही चीज़ भेजना है, इसी ड्रग को भेजना है। इसके लिए ऑप्टिकल ट्वीजर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। सॉफ्ट जो कोलाइड्स होते हैं वहाँ पर कौन कौन से पार्टिकल की ज़रूरत है, कौन कौन से पार्टिकल मौजूद हैं, इसकी ट्रैकिंग वैज्ञानिक लोगों ने कर लिया है। तो जो कोलाइड होता है ये मिक्सचर माना जाता है, ठीक है, which one substance consisting of microscopically dispersed insoluble particle is suspended throughout another substances। तो कोलाइड्स के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? कोलाइड्स के अंतर्गत जैसे कि हम बात कर लें, एक ऐसे एक हम एक ग्लास लेते हैं और उसमें मिट्टी को घोल देते हैं। अब क्या होता है, मिट्टी में कुछ जो बड़े बड़े कण होते हैं वो धीरे धीरे नीचे जमना चालू कर देते हैं और जो छोटे छोटे कण रहते हैं वो पानी में तैरना चालू कर देते हैं। तो यहाँ से बनता है कोलाइड्स। वैज्ञानिक लोगों ने एक रास्ता खोज निकाला है कैसे करके हम पार्टिकल के मूवमेंट की ट्रैकिंग कर सकते हैं सॉफ्ट क्ले कोलाइड्स में। कहाँ पर इसका इस्तेमाल किया गया है? सॉफ्ट क्ले कोलाइड में, मिट्टी के कोलाइड में इसका इस्तेमाल किया गया और वैज्ञानिक लोगों ने ऑप्टिकल ट्वीजर का इस्तेमाल किया था। द एप्लीकेशन ऑफ विच इन बायोलॉजिकल सिस्टम ब्रॉड द नोबेल प्राइज। ये इस खोज से रिलेटेड ही हम चीज़ें यदि देखें ना, तो इससे रिलेटेड एक बार नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है फिजिक्स में 2018 में। दिस न्यू वे टू ट्रैक पार्टिकल्स एंड मैनिपुलेट देम एज डिज़ायर्ड कैन बी अप्लाइड इन एरियाज लाइक टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। अब वैज्ञानिक लोगों ने यहाँ पर जो खोज की है इसका इस्तेमाल वो कणों को ट्रैक कर सकते हैं, उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अदला बदली कर सकते हैं। इसके अलावा जिस जगह में हमको जो चीज़ भेजना है वो चीज़ आप भेज सकते हैं, जिसको हम टारगेटेड ड्रग डिलीवरी बोलते हैं। ऑप्टिकल ट्वीजर का इस्तेमाल करते हुए रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने, जो कि RRI है शॉर्टकट में इसको बोलते हैं, एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जिसको फंड प्रोवाइड किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इन्होंने, ठीक है, स्टडी किया। तो जो इस स्टडी के डायनामिक्स हैं एंड हिडन स्ट्रक्चरल डिटेल्स है किस चीज़ की? लेपोनाइट के। ये एक सिंथेटिक क्ले थी और जो हम शुरू में ही बात किए थे कि हमने सिंथेटिक क्ले का इस्तेमाल किए हैं, तो उस मेटल का नाम, उस पदार्थ का नाम यहाँ पर रखा गया है लेपोनाइट। एज दीज क्ले पार्टिकल्स आर सेम साइज। यहाँ पर ये जो क्ले के पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे कण हैं, वो सेम साइज़ के हैं, जिनको मोनोडिस्पर्स हम बोल रहे हैं, और ट्रांसपेरेंट भी हैं। सो दे आर बेस्ट सुटेबल फॉर परफॉर्मिंग एडवांस स्टडीज़ अंडर लाइट। इसलिए हम प्रकाश में यदि अध्ययन कर रहे हैं तो इस मामले में ये पदार्थ बहुत ही सुटेबल रहता है। लेपोनाइट वाइडली यूज़ किया जाता है रॉ मटेरियल के रूप में फार्मास्यूटिकल में एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में। दिस क्ले कंप्राइजेस डिस्क शेप पार्टिकल्स, जिसका साइज रहता है 25 से लेकर के 30 नैनोमीटर एंड 1 नैनोमीटर इन थिकनेस। लेपोनाइट के जो कण हैं छोटे छोटे, उनका शेप जो रहता है डिस्क के आकार का रहता है और इनका साइज रहता है 25 से 30 नैनोमीटर का और इनकी थिकनेस रहती है लगभग 1 mm की। इसके बाद हम क्या काम करते हैं, लेपोनाइट क्ले
जो लेपोनाइट क्ले है इसके ऊपर हमने क्या बिछा दिए हैं, पॉलिस्टरीन का बेड डिस्पर्स्ड कर दिए हैं। सस्पेंस वर यूज्ड फॉर एक्सपेरिमेंटल सेटअप, तो हम जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार कर रहे हैं इसके लिए हमने क्या काम किए हैं, जो पॉलिस्ट्रीन है, ठीक है, तो पॉलिस्ट्रीन है, पॉलिस्ट्रीन का जो बेड है, लेपोनाइट के क्ले सस्पेंशन में बिखरे हुए पॉलिस्ट्रीन बेड्स का हमने इस्तेमाल किया था। समय बीतने के साथ ही मिट्टी के कणों के बीच में स्थिर वैद्युतिकीय संक्रिया इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के कारण क्या हुआ था, सूक्ष्म संरचना विकसित हो गई। ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर टाइम बीतने के साथ साथ मजबूत होते गए, जबकि उनके नेटवर्क का आकार लेपोनाइट कणों की सांद्रता पर निर्भर करता था। इसके बाद हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले पेज की तरफ और देखते हैं प्रमुख एडिटोरियल्स को। तो जो पहला एडिटोरियल हम देखने वाले हैं वो मेनली फोकस करता है लीगो के ऊपर। मेनली ये एडिटोरियल साइंस के ऊपर लिखा गया है कि किस प्रकार से अलग अलग कंट्रीज़ मिलकर के साइंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपस में कोलैबोरेट करके रिसर्च को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी प्रकार की जो विंडो है अन्य चीज़ों के लिए भी खुलना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट लीगो के ऊपर फोकस कर रही है। अब लीगो क्या है, लीगो का पूरा नाम है लेज़र इंफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ऑब्जर्वेटरी हम किसको करेंगे, जो कोई भी चीज़ ऑब्जर्व करने का काम करता है। तो ये एक बहुत बड़े लेवल की फिजिक्स से जुड़ा एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है। इसके लिए यूएसए में 2 बहुत बड़ी वेधशालाएं बनाई गई हैं। वेधशाला जिसको हम ऑब्जर्वेटरी बोलते हैं, जो हनफोर्ड वाशिंगटन और लिविंगस्टन लुइसियाना में लोकेटेड है। इन वेधशालाओं में लेजर इंफेरोमीटर टेक्निक की मदद से ब्रह्मांड में जो गुरुत्वाकर्षण की तरंगें होती हैं उनका पता लगाया जाएगा। तो जो ग्रेविटेशनल वेव्स हम किनको बोलेंगे, ठीक है, तरंगों के बारे में तो हम सब जानते हैं, जैसे ध्वनि तरंगे, चुंबकीय तरंगे, रेडियो तरंगे, प्रकाश की तरंगों के बारे में भी हमें पढ़ना है। लेकिन ये जो ग्रेविटेशनल वेव होते हैं इनके बारे में हम लोगों को भी बहुत कम जानकारी रहती है। 1916 में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत में गुरुत्वाकर्षण तरंगों के अस्तित्व की भविष्यवाणी करी थी और इसका उल्लेख यहाँ पर भी किया गया है कि 1919 में क्या हुआ, 1916 में ये हुआ था। अल्बर्ट आइंस्टीन की जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, यहाँ पर पहली बार प्रेडिक्शन लगाया गया था ग्रेविटेशनल वेव की फेनामेनन का। लेकिन यहाँ से लगभग 1 सेंचुरी लग गया था, तब जाकर के आइंस्टाइन ने जो बात कही थी वो सिद्ध हो पाई थी। राइट बाय ऑब्जर्विंग देम डायरेक्टली, और हम उनको डायरेक्टली ऑब्जर्व कर पाए थे। मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोनॉमी हैज़ बीन एक्म्प्लिश्ड बाय ऑब्जर्विंग लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मोस्टली आप जो एस्ट्रोनॉमी जब भी पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप सबसे ज़्यादा लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ही अध्ययन करते हैं कहीं पर भी, चाहे वो रेडियो वेव से लेकर के इंफ्रारेड एंड विजिबल लाइट से लेकर के हाई एनर्जी एक्स और गामा रेज तक। लेकिन ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं ये फंडामेंटली अलग होती हैं। दे आर रिपल्स इन स्पेस टाइम द फैब्रिक ऑफ यूनिवर्स इटसेल्फ। यूनिवर्स अपने आप में बना कैसे करके, ठीक है, उसका एक एक फैब्रिक आप निकालेंगे तो वहाँ हमें ग्रेविटेशनल वेव ही नज़र आने वाली हैं। आइंस्टीन ने क्या बताया था, गणित के माध्यम से ये बताया था कि जब बहुत बड़े आकार की गतिशील वस्तु जैसे कि न्यूट्रॉन स्टार या फिर एक दूसरे की परिक्रमा करने वाले जो ब्लैक होल को विकृत करती हैं तो उनसे उत्पन्न हो, और ये तरंगें उन वस्तुओं से दूर प्रकाश से भी तेज गति से आगे बढ़ती हैं। जैसे किसी तालाब में हम पत्थर फेंकते हैं तो पानी में तरंगे पत्थर से दूर बढ़ती हैं, इनको ही हम गुरुत्वाकर्षण तरंगे कहते हैं।
इसके बाद हम लिगो की हिस्ट्री की यदि हम बात करें तो 1970 के दौरान अमेरिका के MIT यूनिवर्सिटी में, ठीक है, शोध के दौरान 1 किलोमीटर लंबे एक ऐसे वेधशाला के निर्माण की परिकल्पना की गई थी जिससे हम गुरुत्वाकर्षण तरंगों को रिकॉर्ड कर सकें। इसको NSF राष्ट्रीय विज्ञान महासंघ के द्वारा रुपए पैसे की सहायता दी गई और कैलटेक और MIT द्वारा संचालित, निर्मित और परिकल्पित किया गया था इस प्रोजेक्ट को। फिर 1999 में पहला लिगो वेधशाला का उद्घाटन किया गया था। इस वेधशाला द्वारा 2002 से लेकर के 10 तक डेटा को कलेक्ट किया गया, फिर भी हम तरंगों का पता नहीं लगा पाए थे। इसके बाद हमने लिगो के जो डिटेक्टर थे उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने का काम किया था। एडवांस लिगो प्रोजेक्ट 2008 में हम फिर से चालू करें और 2014 में दोनों वेधशालाएँ तैयार हो गई थी। फिर 14 सितंबर 2015 को लिगो ने पहली बार 2 ब्लैक होल की टक्कर से उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया था। अब आप सोचिए, दो ब्लैक होल आपस में टकराए हैं और वहाँ से उत्पन्न हुई है गुरुत्वाकर्षण तरंगें। इसका पता लगा लिया इस लिगो ऑब्जर्वेटरी में, तो कितना इम्पोर्टेंट ये हो सकता है। अब 2015 की बात यहाँ पर करी जाती है। 2015 में पहली बार क्या हुआ था, इन 2015 फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, मानवीय इतिहास में पहली बार भौतिक विज्ञानियों ने ये ऑब्जर्व किया था कि जो ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं ये कैसे करके इमिनेंट हो रही हैं, कैसे करके बढ़ रही हैं, घट रही हैं, या फिर कैसे करके इनकी उत्पत्ति हो रही है, कैसे करके ये निकल रही हैं। जब 2 ब्लैक होल को आप मर्ज करते हैं तब ये निकलती हैं 1.3 मिलियन लाइट ईयर्स फ्रॉम अर्थ, ठीक है, और इनकी जो डिस्टेंस बताई जा रही है, ठीक है, वो 1.3 मिलियन लाइट ईयर्स बताई जा रही है अर्थ से। ये जो नोबेल प्राइज विनिंग ब्रेक थ्रो था was accomplished by the laser interferometer gravitational wave observatory। ये किसके माध्यम से संभव हो पाया, लिगो के माध्यम से ही हो पाया। एक रिसर्च इनिशिएटिव था दैट US नेशनल साइंस फाउंडेशन फर्स्ट बिगिन इन्वेस्टिंग इन 1970 में यहाँ पैसा लगाना चालू कर दिए थे। तो ये जो लिगो है ये विश्व का लार्जेस्ट ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है, एक वैज्ञानिक कोलैबोरेशन है एंड मार्वल ऑफ इंजीनियरिंग है। इसमें शामिल है, ठीक है, 2 फैसिलिटीज़ कहाँ पर, यूनाइटेड स्टेट में। पहली है पैसिफिक नॉर्थवेस्ट 8 हैंडफोर्ड वाशिंगटन में पड़ता है, और दूसरा है गल्फ ऑफ मैक्सिको लिविंगस्टन लुसियाना में। लिगो यूज़ करता है, ठीक है, लिगो यूजेस लेज़र, ये लेज़र किरणों का इस्तेमाल करता है, तब जाकर के पता लगाता है स्पेस में जो भी हलचल हो रही है। इसके लिए जो मेथड इस्तेमाल में करी जाती है, इस्तेमाल लाई जाती है, उसको हम इंफेरोमीट्री बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही ग्रेविटेशनल वेव पास होती हैं, ठीक है, ये क्या होती हैं, स्पेस में अपने आप में स्ट्रेच पैदा करते हैं, स्क्वीजेस सिकुड़न चालू हो जाती है, विच साइंटिस्ट कैन मेजर थ्रू चेंजेस इन द बीम्स ऑफ लिगो लेज़र। और फिर वैज्ञानिक लोग लिगो लेज़र का इस्तेमाल करके इनका पता लगा लेते हैं। तो जो लिगो के स्थापित किया गया है वो ऑब्जर्वेटरी से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट पर आधारित रहा है। लिगो विश्व का लार्जेस्ट ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है, एक साइंटिफिक कोलैबोरेशन और मार्बल ऑफ इंजीनियरिंग माना जाता है। इंजीनियरिंग का सबसे जीता जागता सबूत आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेटरी से कहीं अधिक लिगो एक एक्सपेरिमेंट माना जाता है प्री एमिनेंट स्केल और कॉम्प्लेक्सिटी का। कितने बड़े पैमाने पर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और कितनी बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी को आप फेस किए हैं। लिगो डाटा को कलेक्ट करता है, ठीक है, इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, बहुत सारे एरिया में हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लिगो ने प्रोवाइड किया है कुछ नए नए क्लूज़, ठीक है, जिससे हमको पता चलता है कि ब्लैक होल मर्ज हो रहे हैं।
द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रॉन स्टार एंड द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, कैसे करके यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई, न्यूट्रॉन स्टार कैसे एग्जिस्टेंस करता है। इसने ओपन कर दिया है एक एंटायरली नया वे ऑब्जर्विंग ऑफ यूनिवर्स का। ठीक है, एस्ट्रोनॉमर्स हैव बीन स्टडिंग लाइट फ्रॉम यूनिवर्स फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, बट नाउ वी कैन आल्सो हियर द यूनिवर्स थ्रू ग्रेविटेशनल वेव। आज के टाइम में हम ग्रेविटेशनल वेव के माध्यम से यूनिवर्स को सुन सकते हैं। इसलिए मैं इतना ज़्यादा इसका अपलाउड कर रहा हूँ, इसकी बड़ाई कर रहा हूँ, क्योंकि जो रिसेंट अनाउंसमेंट किया गया था 320 मिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा लिगो इंडिया में। ठीक है, जैसा यूएस में लिगो है, जस्ट लाइक लिगो इन द यूएस हैज़ बिकम ए रिसोर्स ऑफ फॉर स्टूडेंट लोगों को भी लिगो से बहुत सारी जानकारी मिलती है, रिसर्चर लोगों को जानकारी मिलती है, एजुकेटर लोगों को, लोकल कम्युनिटीज़। ठीक है, लिगो इंडिया विल क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इन महाराष्ट्रास हिंगोली डिस्ट्रिक्ट। और लिगो इंडिया जिसको हम स्थापित करने वाले हैं महाराष्ट्र के हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में, ये जो प्रोजेक्ट है सच एज लिगो इंडिया कैन क्रिएट जॉब अक्रॉस द टेक्निकल वर्कफोर्स, टेक्निकल क्षेत्र में जॉब क्रिएट करेगा लिगो इंडिया। इसके अलावा नया नया वैज्ञानिक टैलेंट पैदा होगा एंड इंस्पायर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ साइंस। साइंस की जो अगली युवा पीढ़ी है वो भी इससे इंस्पायर्ड होगी। इसके अलावा यदि हम यूएस के साथ में कोलैबोरेशन कर रहे हैं लिगो से रिलेटेड, तो कौन कौन से फ़ायदे हमको मिल सकते हैं। देखिए, हम एक ग्लोबल नेटवर्क को ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे कि लिगो डिटेक्टर लगाया गया है यूएस में, वर्गो लगाया गया है इटली में, और कामियोका ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर जिसको कागरा बोलते हैं जापान में लगाया गया है। इसके बाद लिगो इंडिया आ जाएगा। तो हमारी जो साइंस की बाउंड्रीज है उससे हम कहीं आगे बढ़ रहे हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम ये चीज़ अचीव कर सकते हैं एंड हेल्प अनलॉक सम ऑफ द यूनिवर्स ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज। इसके अलावा यूनिवर्स की जो ऐसे अद्भुत रहस्य हैं जिनके बारे में हम कोई नहीं जानते हैं, वो भी इससे उद्घाटित होने वाले हैं। लिगो इंडिया कोलैबोरेशन माना जाता है लिगो ऑब्जर्वेटरी के साथ में, जिसको ऑपरेट करता है कैलटेक एंड MIT। इसको फंड प्रोवाइड किया गया है किसके द्वारा, नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF के द्वारा एंड इंडियाज RRCAT, द इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च IPR एंड इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स एंड द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डायरेक्टरेट ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विसेज एंड स्टेट मैनेजमेंट। लिगो इंडिया का कंस्ट्रक्शन एक मेजर माइलस्टोन माना जाता है ग्रेविटेशनल वेव साइंस के मामले में। चाहे वो यूनिवर्सल की प्रोग्रेस हो साइंस की, तो हम ये कह सकते हैं कि यूनिवर्सल प्रोग्रेस हो रही है साइंस के मामले में। द ऑब्जर्वेटरी विल हेल्प टू आंसर सम ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल क्वेश्चन। कॉस्मोस, ब्रह्मांड के बारे में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज के टाइम में, उनका हल हम निकाल पाएंगे। अब चूँकि जो हमारा कोलैबोरेशन हो रहा है वो लाइक माइंडेड पार्टनर के साथ में हो रहा है, ये प्रोवाइड करेगा करंट और एस्पायरिंग साइंटिस्ट को विथ ए वाइडर विंडो इनटू द यूनिवर्स। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो एडिटोरियल है वो एक न्यूज़ से रिलेटेड है, जिसको हमने कल डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि अभी हाल ही में एक हवाई जहाज़, ठीक है, हवाई यात्रा कराने वाली एक कंपनी है जो कि डिफ़ॉल्ट कर गई है। कंडीशन इतनी उसकी ख़राब हो गई है कि जितनी उसकी उधारी रही है, जितना उसने कर्ज लिया है इधर उधर से, चाहे वो बैंक हो चाहे वो NBFC हो, उसकी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई है कि उसकी पूरी संपत्ति को भी यदि आप बेच दोगे ना तो उतना कर्ज वो पूरा नहीं कर पाएगी। ये कंडीशन चल रही है उसकी। तो DGCA जो कि एविएशन से रिलेटेड मामलों को देखता है, उनको रेगुलेट करने का काम करता है, DGCA का सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट किसके लिए, शेड्यूल्ड ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन के लिए क्लियरली कहता है
मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या रहेगी यदि आप स्टार्ट कर रहे हैं किसी भी एयरलाइन को, यदि आप कोई भी हवाई जहाज़ को चलाना चाहते हैं? फाइनेंस, क्रू मेंबर, अदर स्टाफ, रूट प्रोजेक्शन। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो फोकस वाली चीज़ें होती हैं वो यही रहती हैं, एक तो फाइनेंस है, दूसरा क्रू का नंबर्स है, अदर स्टाफ है एंड रूट प्रोजेक्शन है। इस एडिटोरियल में मेनली जो हमें फोकस करना है वो एविएशन की जो पॉलिसी है उसमें कौन से चैलेंजेस लाने चाहिए, जिसकी सहायता से हम देख रहे हैं इस प्रकार की एविएशन से रिलेटेड बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं। इसके अलावा एविएशन वाला जो सेक्टर है डिफ़ॉल्ट की कैटेगरी में क्यों जाता है, क्या हम इसको रोक सकते हैं? अर्जेंट के टाइम में जो रिक्वायरमेंट है इंडियन एविएशन सेक्टर को वो है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाने का। इसमें न केवल आप इंक्लूड कर रहे हैं एयरलाइन के ओनर्स को, प्रमोटर को, बट आल्सो द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड द डीजीसीए एंड द ऑफिशियल कंसर्न, सब लोग इसमें आ जाते हैं। द डे इज़ नॉट फॉर ऑफ व्हेन अनदर फेवर्ड एंड प्रॉप्ड अप एयरलाइन इज गोइंग टू लॉस इट्स विंग। ठीक है, अब जो टाइम है हमारा आ गया है कि हम जो है थोड़ा सा अलग हट करके सोचें, हमें एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू द लास्ट। और ये नहीं है कि ये कदम आपका लास्ट होगा, इसके अलावा भी आपको कुछ ना कुछ उठाने की ज़रूरत है। तो पहला जो कंप्लीट रिवैम्प है वो है इंडिया के सिविल एविएशन की पॉलिसी में बदलाव लेकर के आना। वी हैव सीन द चैरेड ऑफ जेट एयरवेज 2.0 वेयर सम पीपल हैव स्किम्ड from the top and pulled wool over the eyes of unfortunate employees waiting for their legitimate dues। यहाँ पर एक घटना बताई जाती है किसकी, जेट एयरवेज 2.0 की, जहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे, ठीक है, जिनको क्या किया गया, स्कीम किया गया। ठीक है, यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है स्कीम, स्कीम का मतलब होता है, ठीक है, स्कीम का मतलब ये होता है कि उनको हटा देना। इसके बाद आप दुर्भाग्य के लिए उनको छोड़ देते हैं। इसके अलावा उनका जो भी ड्यू है वो अभी तक उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें और भी यहाँ पर किया जा सकता है, जैसे कि जो मैनेजर का पोस्ट होता है, ठीक है, टू बिगिन विथ दे शुड इन्फोर्स ए बैन ऑन एनी ऑफिशियल ऑफ ए फेल्ड एयरलाइन। फेल्ड एयरलाइन का जो ऑफिशियल है वो कहीं और दूसरी कंपनी में जा कर के मैनेजर का पद ना ले ले, इस बात का भी ध्यान रखना। एयरलाइन को बोला जाता है कि आप जो है कॉर्पस फंड का निर्माण करिए। ठीक है, इस फंड का इस्तेमाल आप कहाँ पर करेंगे, यदि आपकी कंडीशन ख़राब हो जाती है तो कम से भी कम आपकी जो एम्प्लॉई हैं, आपके यहाँ जो पैसेंजर यात्री हैं, यात्रा कर रहे हैं, उनके पैसे को आप वापस कर सकें। द सडन अनाउंसमेंट बाई गो फर्स्ट ऑफ ऑपरेशन बीइंग पुट ऑन होल्ड इज लाइक द अनाउंसमेंट ऑफ डिमोनेटाइजेशन इन 2016। ऐसा कोई भी कदम आपको अचानक उठाने की ज़रूरत नहीं है जैसा कदम 2016 में उठाया गया था। फ्रंट पेज से देखा जाए तो मणिपुर में अभी हाल ही में हम देख रहे हैं इस प्रकार की हिंसक घटनाएं घटित हो रही हैं। बहुत सारे जो ज़िले हैं वहाँ पर कर्फ्यू लगाया गया है। तो ये जो पार्टिकुलरली विद्रोह यहाँ पर उठा है वो है, यहाँ जो मेजॉरिटी में एक जाति है मेइती कम्युनिटी, मेइती कम्युनिटी को एसटी का स्टेटस आप दे रहे हैं। इससे यहाँ के जो एसटी वाले लोग हैं उनके बीच में गुस्सा फूट गया है। ये पूरा विवाद आदिवासी दर्जे को लेकर चालू हुआ है। राज्य के बहुसंख्यक मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने का प्रस्ताव रखा गया है। इसी के विरोध में यहाँ के एसटी लोगों में गुस्सा फूटा है और हज़ारों की संख्या में लोग हर ज़िले में सड़कों पर उतरे हैं। मैतेई कम्युनिटी के लोगों की राज्य में आबादी 53% के बराबर है। ठीक, और ये लोग जो है ज़्यादातर इम्फाल घाटी में ही रहते हैं।
फिलहाल हिंसा के लिए कोई आधिकारिक कारण सामने नहीं आया है, लेकिन एक वजह ये बताई गई है कि मार्च के दौरान एंग्लो कुकी वार मेमोरियल गेट पर आग लगा दी गई थी। वहीं यदि हम मैतेई कम्युनिटी की बात करें और आदिवासी लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, ठीक है, तो मैतेई समुदाय के लोग ऐसे भी हैं जो कि कहीं कहीं पर कम कम मात्रा में फैले हुए हैं। मैतेई समुदाय के लोगों की ज़्यादा आबादी इम्फाल घाटी में है जो कि हिंदू है। इसके अलावा कुकी और नागाओं की आबादी पहाड़ी ज़िलों में ज़्यादा है, जिनमें से ज़्यादातर लोग ईसाई धर्म के अनुयायी हैं। मणिपुरी की समझ रखने वालों का कहना है कि राज्य में घाटी और पहाड़ी के बीच का डिवीज़न भी हो रहा है, जो एक बार फिर से उभरा है। मैतेई कम्युनिटी के लोग ज़्यादातर इम्फाल वैली में बसे हुए हैं।